Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, today we are starting a new chapter of your book, Rainbow. The chapter is Third Thoughts. विद्यार्थियों, आज के वीडियो से हम आपकी इंग्लिश की बुक रेनबो के एक नए चैप्टर थर्ड थॉट्स की शुरुआत कर रहे हैं। थर्ड थॉट्स जो चैप्टर है उसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है पुनर्विचार। ये पार्ट जो है आपको बताएगा कि मनुष्य किस प्रकार से स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होता है और भौतिकवादी होता है और पैसे के लिए वह उसके जो दैनिक सामाजिक व्यवहार के आदर्श हैं, उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसके जो आइडल है, उनको भी वो जो है त्यागने के लिए तैयार हो जाता है या उन पर पुनर्विचार करके अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो लेखक है उसने किसी व्यक्ति को जो लाभ देने के लिए विचार किया, फिर उस पर पुनर्विचार किया और कम लाभ देने के बारे में सोचा और फिर उस पर पुनर्विचार करके बहुत कम लाभ देने के बारे में सोचा, तो मानव की इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके सामने आएगी कि वह जो है पैसे के लालच में अपने सभी आदर्शों, सभी मूल्यों को भूल जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम पाठ के बारे में। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। जो राइटर है वो बता रहा है कि दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड, कि मेरा एक मित्र है, उसने मुझे ये कहानी बताई थी। इट इज़ माई डेस्टिनी सैड ही। यहाँ जो ही वर्ड आया है, ये ही वर्ड उसके मित्र के लिए आया है। इट इज़ माई डेस्टिनी, यह मेरा भाग्य था। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, सौभाग्य। टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल इफ सक्सीड इन सेलिंग इट ऑल इन द चीपेस्ट। यहाँ डियरेस्ट का मतलब होता है महंगे से महंगे और मार्केट्स यानी बाज़ार। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं महंगे बाज़ारों में वस्तुएं खरीदता था, एंड टू सेल और बेचता था, इफ़ आई सक्सीड यदि मैं सफल हो जाता, इन सेलिंग बेचने में, इट ऑल किसी भी तरह से, इन द चीपेस्ट सस्ते से सस्ते बाज़ार में। यहाँ लेखक की एक आदत, लेखक अपने दोस्त की एक आदत के बारे में बताता है कि उसका दोस्त उसे कहता है कि उसकी आदत थी कि वो कई बार चीज़ों को खरीदता, महंगी महंगी चीज़ों को खरीदता, उनको कुछ समय के लिए अपने पास रखता और जब वह उनसे बोर हो जाता तो वो उन वस्तुओं को बेच देता। तो यहाँ वो कह रहा है कि बेच देता या कई बार वो बिना पैसे के ही वो वस्तु किसी को दे देता। यूजुअली इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल। हैविंग टायर्ड का मतलब होता है किसी प्रकार से थक कर, बोर होकर, परेशान होकर, ऑफ ए पिक्चर और ए डेकोरेटिव आर्टिकल। पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल यानी कोई चित्र या कोई साज सज्जा का सामान। आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मैं उसे जो है निश्चित रूप से ही बेच देता, त्याग देता। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाई अनदर ए पर्सनल फेवर टू मी। अब देखो लेखक की यहाँ क्या सोच है। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस, यानी जब भी, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति या उसको स्वीकार करना। जब भी कोई व्यक्ति लेखक के दोस्त के द्वारा दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेता, तो लेखक का दोस्त कहता है कि ये मेरे लिए पर्सनल फेवर यानी बड़ी कृपा होती, बड़ा अनुग्रह होता, टू मी यानी मेरे ऊपर। बट द अदर डेज, अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैं महंगी वस्तुएं खरीदता, उनको काम में लेता और जब मैं उनसे थक जाता, ऊब जाता, बोर हो जाता, तो मैं उन्हीं वस्तुओं को जो है बाज़ार में दे देता या अगर संभव हो सका तो सस्ते में बेच देता।
और लेखक का मित्र यहाँ बता रहा है कि कई बार मैं ये सोचता जिसने भी उसे स्वीकार किया है उसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, बड़ा अनुग्रह किया है। बट द अदर डे, लेकिन एक दिन, यहाँ एक किसी विशेष दिन की बात की जा रही है, वाज मार्क्ड यानी विशिष्ट हो गया था, बाई एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। अपवाद किसको बोलते हैं? जब सारी चीज़ें सामान्य रूप से होती है और एक अलग ही चीज़ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अपवाद। तो सामान्य दिनों में उसके साथ वही व्यवहार होता, वो सस्ते दाम में बेचता वस्तुओं को या ऐसे ही किसी को दे देता। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ जो विशेष रूप से उसके लिए अपवाद स्वरूप था। किस चीज़ का अपवाद था? टू दिस रूल, इस नियम के, कौन सा नियम? सो स्ट्राइकिंग, विशेष हो गया था, दैट आई हैव बीन वंडरिंग, कि मैं आश्चर्य कर रहा था, इफ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड एंड आई एम, कि क्या मेरा भाग्य तो नहीं बदला है या कहीं मैं तो नहीं बदल गया हूँ। आफ्टर ऑल, कुछ भी हो, डेस्टिन्ड यानी मुझे सौभाग्य मिला, टू बी होने का, दैट मोस्ट एनविएबल थिंग, उस विशेष ज्वलनशील, यानी जिससे ईर्ष्या, ज्वलनशील का मतलब यहाँ एनविएबल का मतलब होता है ईर्ष्या योग्य वस्तु, और ईर्ष्या योग्य वस्तु वो किससे बताता है? ए सक्सेसफुल डीलर। यानी इसके कहने का, वर्णनकर्ता के कहने का मतलब क्या है कि एक समय ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं मेरा भाग्य तो नहीं बदल गया है या मैं तो नहीं बदल गया हूँ, और मुझे एक ऐसे विशेष सम्मान की प्राप्ति हुई जिससे हर कोई ईर्ष्या करता है या जो ईर्ष्या योग्य है। और वो विशेष सम्मान या विशेष चीज़ क्या है? ए सक्सेसफुल डीलर, एक सफल विक्रेता होना। तो वर्णनकर्ता यहाँ कह रहा है, कुछ मुझे मेरा एक ऐसा सौभाग्य हुआ कि एक बार मुझे, जिससे सभी लोग ईर्ष्या करते हैं, इस प्रकार की वस्तु प्राप्त हुई, और उस वस्तु को बताता है कि मैं एक सफल विक्रेता के रूप में सिद्ध हुआ। इट हैपेंड दस, इट हैपेंड दस, यह इस प्रकार हुआ, इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट, इधर उधर घूमते हुए, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स, पुरानी अजीब सी वस्तुओं की दुकानें, ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, कैथेड्रल बोलते हैं गिरजाघर को, यानी गिरजाघर वाला शहर, यानी गिरजाघर वाला एक शहर था, उसमें कुछ अजीब चीज़ों की दुकानें थी, और वहाँ मैं इधर उधर किसी सामान की तलाश में, किसी चीज़ की तलाश में, कोई वस्तु लेने की तलाश में घूम रहा था। आई कैम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग। पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, पोर्टफोलियो बोलते हैं एक फाइल को, यानी मैंने एक फाइल देखी ऑफ वाटर कलर ड्राइंग, जिसमें जल रंगों के चित्र थे, यानी ऐसे रंग जो जल में भिगोकर किए जाते हैं, उनके चित्र थे। अमोंग विच, यहाँ अमोंग किसके लिए आया है? उन चित्रों के लिए, कि उन चित्रों में, अमोंग विच, उनमें से, वॉज वन, एक था, दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर। उस चित्र को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये संभावित रूप से टर्नर नाम का जो प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था उसकी कोई ड्राइंग है। इवन इफ एन अर्लियर ऑनर, भले ही इसका जो पूर्व का मालिक था, हैड नॉट शेयर्ड दैट, उसने इस बात के बारे में, शेयर्ड दैट ओपिनियन, इस विचार को नहीं बताया, और होप, ना ही ऐसी उम्मीद की, एंड सेट द मैजिक नेम विथ ऑल इट्स इनिशियल, और इस पिक्चर का जो नाम था, इस चित्र का जो टर्नर का नाम था, उसको इधर उधर करके, उनके अक्षरों को, उनके जो प्रारंभिक अक्षरों को इधर उधर करके इसमें नाम लिख दिया था। सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर, जैसे कि अक्सर गलत क्रम में लिखा जाता है, बीनीथ इट, इसके नीचे, यानी इस ड्राइंग के नीचे जो है
गलत क्रम में नाम को लिख दिया गया था और इसका जो पुराना मालिक था उसने शायद ही ऐसी उम्मीद की थी कि एक टर्नर की ड्राइंग है, और न ही उसने ऐसा कोई विचार प्रकट किया था। हाउ मच इज दिस? यह कितने की है? आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। मैंने थोड़ा सा अनिच्छा या थोड़ा सा यूं किसी प्रकार की डांट या झल्लाते हुए जो है पूछा कि यह कितने की है। वेल शेड द डीलर। अच्छा, डीलर ने कहा, इफ़ इट वर ए जेन्यून टर्नर, यदि ये टर्नर नामक चित्रकार की वास्तविक पेंटिंग होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, इसकी कोई भी महंगी कीमत हो सकती थी। बट लेट्स से 10 सीलिंग, लेकिन चलो जाने दो, यह केवल 10 सीलिंग यानी 10 सीलिंग की है। यहाँ जो सीलिंग शब्द आया है वो मुद्रा के लिए है, एक प्रकार की मुद्रा होती है। तो जो बेचने वाला है, विक्रेता है, डीलर है, वो कहता है कि भाई ये जेन्यून टर्नर नहीं है, यानी कि टर्नर की वास्तविक पेंटिंग नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसकी कोई भी कीमत हो सकती थी, लेकिन इसकी कीमत केवल 10 सीलिंग है। यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम इतने पैसे चुका कर इसको ले सकते हो। बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, लेकिन मैं इस पर कोई भी बुरा नहीं मानूंगा यदि तुम इसे नहीं खरीदते हो। बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले सप्ताह लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और इस चित्र को अपने साथ ले जाऊँगा इसके बारे में विचार प्रकट करने के या प्राप्त करने के लिए। तो वो कह रहा है कि मैं अगले सप्ताह इसको लंदन ले जाऊंगा और वहाँ जाकर लोगों से पूछूंगा या पता करूंगा कि जो पेंटिंग है ये वास्तव में टर्नर की है या नहीं है। तो विक्रेता जो है उस वर्णन करता हुआ कह रहा है कि भाई आपकी मर्जी है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। आई पॉन्डर्ड, मैंने विचार किया। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना किसी बात पर। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, माइंड यू यानी ध्यान रखना, आई डोंट गारंटी इट, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ। किस बात की? कि ये टर्नर की वास्तविक पेंटिंग है। ही एडेड, उसने इस बात को जोड़ा। आई गेव हिम द 10 सीलिंग, मैंने उसे 10 सीलिंग्स दे दिए। किसके लिए दिए 10 सीलिंग्स दिए? उस चित्र के लिए, और उसने वो चित्र खरीद लिया। बाई वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, और मीन्स का मतलब होता है साधन या माध्यम। अच्छा, किन अविश्वसनीय साधनों से आई फाउंड ए परचेजर, मुझे एक खरीदार मिला। फॉर द ड्राइंग, उस चित्र के लिए। 50 पाउंड्स, 50 पाउंड्स में खरीदने वाला मुझे कोई खरीदार मिल गया, यानी इस चित्र को खरीदने के लिए मुझे कोई 50 पाउंड देने के लिए तैयार था। देयर इज़ नो नीड टू टेल, और यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टेल यानी बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव, कि यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है, यानी मैं जो ये कहानी बता रहा हूँ, रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विथ कलेक्टर्स, ये इस बात के लिए नहीं है कि मैं जो है जो वस्तुओं के संग्रह करता है उनके साथ कैसे मोल भाव करता हूँ, बट इन बार्गेनिंग विथ माई ओवन सोल, ये मेरी खुद की आत्मा के साथ जो है मोल भाव करने की कहानी है। यहाँ जो है वर्णन करता ये बता रहा है कि भाई मुझे 50 पाउंड में एक ख़रीदार मिल गया वस्तु का, और फिर वो ये कहता है कि अरे आप ये मत समझना कि मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे मोल भाव किए, मैं वस्तुओं कैसे बेचता था, कैसे ख़रीदता था। इस बात को इस पाठ में या इस जगह पर बताना चाहता हूँ। वो ये कह रहा है कि मैं इस वर्णन में जो है आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से मैंने अपने आत्मा के साथ ही मोल भाव किया था। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट आई अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स 10। अब क्या कह रहा है? द एस्टोनिशिंग फैक्ट, आश्चर्यजनक करने वाला तथ्य क्या है? रिमेन्स यानी ये रहता है, दैट आई अचीव्ड के मैंने प्राप्त किया है, ए प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स 49 पाउंड के का प्रॉफिट प्राप्त किया है, एंड 10 और 10 सीलिंग का, एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, ड्यूली इलेटेड यानी बहुत ज़्यादा खुश था। इलेट का मतलब होता है प्रसन्न होना।
तो मैं अपने इस सौदे से बहुत ज़्यादा खुश था। आई देन बिगेन टू थिंक, और तब मैं सोचने लगा। कौन सोचने लगा? लेखक विचार, जो वर्णन करता है वो विचार करने लगा। तो इस तरह से वर्णनकर्ता बता रहा है कि उसने 50 पाउंड में उस पेंटिंग को बेच दिया, और उसको 50 पाउंड में बेचने से उसे 49 पाउंड और 10 सीलिंग का फ़ायदा हुआ। अब आगे देखो क्या कहता है। आई देन बिगेन टू थिंक, तब मैं विचार करने लगा। द डीलर, सो माई थॉट्स रैन, जैसे जैसे मेरे विचार आते गए। इन दैट लिटिल स्ट्रीट, तो मैंने विचार क्या वह जो विक्रेता जो उस छोटी सी गली में था, बाई द कैथेड्रल वेस्ट डोर, चर्च के पश्चिम दरवाजे पर, ही आउट टू पार्टिसिपेट इन दिस, आउट टू यानी चाहिए, पार्टिसिपेट यानी भागीदार बनाना, यानी वह उस व्यक्ति को भी इसमें भागीदार बनाना चाहिए। इन दिस यानी इसमें, यहाँ दिस किसके लिए आया है? प्रॉफिट के लिए। यानी वर्णनकर्ता क्या बता रहा है कि उसे जो 49 पाउंड 10 सीलिंग का जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें मुझे जो है उस चित्रकार, उस विक्रेता को जो कि उस गली में चर्च के पश्चिम दरवाजे पर सामान बेचता था, उसको भी हिस्सेदार बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था। एंड आई ऑट टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यहाँ लेखक नैतिकता को प्रकट कर रहा है अपनी, यानी पहली बार में जब वो विचार करता है उस विक्रेता के बारे में, तो वो ये सोचता है कि भाई उस विक्रेता ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उचित मूल्य में मुझे वो पेंटिंग दी, और अब जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, अब वो विचार क्या करता है कि ये अच्छा होगा कि मैं उसे आधा जो पैसा है वो दे दूं, यानी आधा हिस्सा उसे भी दे दूं। यहाँ से विद्यार्थियों पाठ के मुख्य भाग की शुरुआत होती है कि किस तरह से लेखक को उस पेंटिंग को बेचने से 49 पाउंड और 10 सीलिंग का फ़ायदा हुआ। तब लेखक क्या करता है? पहली बार में जब विचार करता है तो ये सोचता है कि भाई उस विक्रेता की वजह से मुझे ये फ़ायदा मिला है। यदि वो विक्रेता वो पेंटिंग मुझे नहीं देता और कम दाम में नहीं देता तो मैं कैसे ये फ़ायदा प्राप्त करता। तो पहली बार विचार करते हुए उसके मन में ये आ जाता है कि भाई जितना मैंने लाभ कमाया है उसका आधा हिस्सा मैं उस विक्रेता को जो कि चर्च के पश्चिमी दरवाजे पर सामान बेचता था उसको दे दूं। डियर अपॉन, उसके बाद में आई सैट डाउन, मैं बैठा, एंड रॉट ए लिटिल नोट, और एक छोटा सा नोट लिखा, सेइंग कहते हुए दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, यानी जो संभावित थी टर्नर की ड्राइंग, यानी जिस ड्राइंग के बारे में सोच देखकर उसने कहा था कि ये टर्नर की हो सकती है, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, विच यानी जिसके बारे में नो डाउट बिल्कुल निस्संदेह रूप से ही रिकलेक्टेड उसे याद होगा। ये किसके बारे में कह रहा है? उस विक्रेता डीलर के बारे में। हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक, वह वास्तविक टर्नर की पेंटिंग निकली। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, यहाँ प्रोसीड्स का मतलब होता है लाभ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं लाभ का आधा हिस्सा जो है इस पत्र के साथ लिख रहा हूँ या इस पत्र के साथ डाल रहा हूँ। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली, जैसा कि मैं समझता हूँ, दैट द ओनली कि यह है केवल जस्ट यानी तर्क संगत या न्याय संगत, एंड डिसेंट कोर्ट्स, तो न्याय संगत और डिसेंट यानी सही और उचित, और कोर्स यानी तरीका। तो वो कहता है वर्णन करता कि मुझे जो है मैं आपको इसका जो मुझे लाभ हुआ है इसका 50% हिस्सा भेज रहा हूँ, और मेरी दृष्टि में यही न्याय संगत बात है, यही
सही है और यही सही तरीका है आपका जो आपने कार्य किया उसकी प्रशंसा करने का या उसका आभार प्रकट करने का। Having no stamps and the hour being late, I did not post this and went to bed। अब देखो क्या होता है, Having no stamps यानी उसके पास कोई भी टिकट नहीं थे, and the hour being late और रात्रि का समय भी हो चुका था यानी देरी भी हो चुकी थी। I did not post this मैंने इसे पोस्ट नहीं किया यानी डाक विभाग यानी डाक में नहीं डाला। एंड went to bed और बिस्तर में चला गया। लेखक ने या सॉरी वर्णनकर्ता जो है उसने पत्र तो लिख दिया, पत्र में जो 50% हिस्सा था लाभ का वो हिस्सा भी उसने उस पत्र में इंक्लूड कर दिया। और अब जो ही उसने सोचा कि मैं इसे पोस्ट करूं, लेकिन तभी उसे लगा कि अब बहुत रात का समय हो गया है और दूसरा मेरे पास जो टिकट होते हैं इस लेटर पर लगाने के लिए वो भी नहीं है। तो ये सोचते हुए वह जो है बिस्तर को चला गया यानी अब सोने के लिए चला गया। 8 about 3:30 AM 3:30 को सुबह है। आई वॉक वाइडली अप वॉक वाइडली अप का मतलब पूरी तरह से जगना यानी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जग गया था। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम और जैसा कि मेरा रिवाज है मेरी आदत है, बिगैन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स मैं अपने जीवन की गलतियों को सोचने लगा, उन पर विचार करने लगा। वर्णनकर्ता की आदत थी कि वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता और जल्दी उठ के उसका जो पहला काम होता वो पहला काम ये होता कि उसने अपने जीवन में क्या क्या गलतियाँ की है उन गलतियों पर वो विचार करता और ये सोचता कि भाई ये गलतियाँ मुझे दोहरानी नहीं है। तो उसी के बारे में बता रहा है। तो बिगैन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस। यहाँ देखो भाषा देखना उसकी, वो क्या कह रहा है, विच आर इन नो डेंजर यानी जो कि वास्तव में किसी प्रकार का खतरा नहीं है, ऑफ एवर सफरिंग पीड़ित होने का, फ्रॉम लॉनलीनेस यानी एकाकीपन से। तो राइटर यहाँ क्या बता रहा है, वर्णनकर्ता क्या कह रहा है कि मुझे खुशी की बात है कि उन गलतियों को बेचारों को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो अकेली नहीं है। अब यहाँ प्रतीकात्मक रूप से यानी एक सिंबलिक रूप से क्या कह रहा है कि गलतियाँ अकेली नहीं है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है इसलिए उन्हें इस प्रकार का खतरा नहीं है कि वो अकेली ही है। फ्रॉम दीज इन बातों से लेकर आई रीच्ड मैं पहुँचा, बाई वे ऑफ मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी प्रकार के बोझ को कम करना, किसी प्रकार के तनाव को कम करना, उसका तरीका। अब क्या था उसका तरीका, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चाफरिंग। पीस ऑफ चाफरिंग का मतलब होता है सौदेबाजी का एक कार्य, और माई रिसेंट सक्सेसफुल एक सफल अभी हाल ही में, यानी जब वो ये सोच रहा था कि मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन तभी जो है उस तनाव को, उस परेशानी को या उससे जो पीड़ा हो रही थी मन ही मन उसे, उसको कम करने के लिए उसके दिमाग में तुरंत ही एक विचार आया। और विचार कौन सा था, जो अभी अभी उसने सफलतापूर्वक एक सौदा किया था उसका विचार उसके दिमाग में आया। सफलतापूर्वक सौदा कौन सा था, 10 सेलिंग में उसने पेंटिंग ली और वह पेंटिंग वास्तव में टर्नर की सिद्ध हो गई और इस कारण से उसे उसने 50 पाउंड में बेच दिया। और 50 पाउंड में बेचने से पहली बार जीवन में पहली बार उसको 49 पाउंड का बेनिफिट मिला। आज तक उसकी क्या आदत थी, वो कोई भी सजावटी वस्तु लेता, कोई भी वस्तु खरीदता और उसे काम में लेता और जब वो बोर आ जाता तो उसे सस्ते दामों में किसी को भी दे देता या ऐसे ही किसी को दे देता। पहली बार ऐसा हुआ जब उसने कोई चीज़ खरीदी और उसको जब वापस बेचा तो उसने फ़ायदा मुनाफा प्राप्त किया, यानी अधिक पैसे कमाए। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी परीक्षण और पुनः परीक्षण। और जो पत्र लिखा था उसने किसको, डीलर को, उसके बारे में उसने परीक्षण और पुनः परीक्षण का कार्य किया। हु, जो कि सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार फिर से चलने लगे। गिव हिम हाफ, उसे आधा देना, यानी जो प्रॉफिट मैंने कमाया उसका आधा मैं किसको दूँ, उसको।
वाई बी क्योक्शोटिक, क्यों इस प्रकार के भाव में या इस प्रकार के भावनाओं में बहा जाए। दिस इज़ नो वर्ड फॉर क्योक्सोटरी, ये मनोभाव में बहने का कोई भी, ये संसार जो है मनोभाव में बहने का नहीं है या भावनाओं में बहने का नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड, ये तो मेरी आंखें थी। ये किसकी आंखें थी? इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, जिसने कि ये पहचाना कि वो जो चित्र है उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या उसकी गुणवत्ता है। नॉट हिज, यानी उसकी आंखें नहीं थी। अब वो वहाँ वापस तुलना कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आधा फ़ायदा दे रहा हूँ। क्यों दूँ भाई? भावनाओं में बह के, केवल ये सोच के वे अरे उसने मुझे जो है पेंटिंग दी, मुझे उससे फ़ायदा मिला, इसलिए मैं आधा लाभ उसको दे दूँ। ऐसा क्यों करूँ मैं? उसकी आंखें नहीं बल्कि मेरी आंखों ने पहचाना कि वो जो पेंटिंग है या जो वो चित्र है वो कितने काम का है। ही हैड इंडीड फेल्ड, वास्तव में वह तो फेल ही हो गया था, असफल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ओवन बिजनेस, वो तो अपने व्यापार के बारे में होशियार भी नहीं है, कुशल भी नहीं है। वाई पुट ए प्रीमियम ऑफ ऑन इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अव्यवहारिक या जो बिजनेस का जानकार नहीं है, जो कह सकते हो अयोग्य है। अयोग्य व्यक्ति को प्रीमियम यानी लाभांश देना कितनी क्या सही बात है? बिल्कुल नहीं। नो, नहीं। अब खुद ही जवाब दे रहा है नहीं। ए प्रेजेंट ऑफ, एक उपहार से कहना पड़ेगा 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स का एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, वुड मोर देन एडिक्वेटली, मोर देन एडिक्वेटली यानी पर्याप्त से भी ज़्यादा होगा। मीट दिस केस, इसमें उचित रहेगा। अब लेखक देखो पहली बार विचार करता है तो क्या करता है, उसको लाभ का आधा हिस्सा दे देना है। जब दूसरी बार फिर से उस पर विचार करता है तो लेखक क्या कहता है कि भाई वो जो वर्णनकर्ता क्या कहता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो तो अयोग्य था, उसे तो पता ही नहीं था कि ये टर्नर की ड्राइंग है, और उसने मूर्ख ने जो है कम पैसे में ही उस ड्राइंग को बेच लिया क्योंकि उससे पता ही नहीं था। और मेरी आंखें थी जिसने पहचाना वास्तव में ये टर्नर की ड्राइंग हो सकती है, और मैंने उसे खरीदा और अच्छे दामों पर उसको बेचा। तो इसका मतलब फ़ायदा किसे मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। उसको क्यों मिले? तब वो क्या करता है, जो उसने विचार किया था उस पर वापस विचार करता है और कहता है कि भाई नहीं, उसे जो है जो 49 पाउंड थे उसका आधा हिस्सा देने का विचार करा, इतना नहीं देना चाहिए, उसे तो 10 पाउंड ही दे देना चाहिए। और ये 10 पाउंड भी क्या है, जितना देना चाहिए उससे भी ज़्यादा है। तो इस तरह से दूसरी बार विचार करके उसका जो आदर्श जो पहले उसने सोचा था कि नहीं भाई जिससे मुझे फ़ायदा मिला है उसको भी आधा हिस्सा देना चाहिए, तो उस आदर्श को वो खुद ही ख़त्म कर देता है दूसरी बार में। उसके बाद में एक बार और वो विचार करता है, तब वो क्या सोचता है ये हम आगे के भाग में देखेंगे। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।